नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या हॉर्मुज खुल चुका है? क्या दुनिया शांति की तरफ बढ़ चुकी है? क्या तेल गैस की आपूर्ति सामान्य हो चुकी है? जवाब होगा नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। तो क्या डिजिटल साइंस समझौता जमीनी हकीकत से परे है? क्या यह डील हॉर्मुज में फिर से डूब जाएगी? क्या 19 को होने वाला समझौता 18 को ही दम तोड़ देगा? इजराइल का ना मानना क्या शांति के बीच में बड़ी बाधा है? सवाल यह भी है कि क्या ईरान खमेनेई को खोने के बाद संवर्धित यूरेनियम खोने को भी तैयार हो चुका है, या फिर ईरान ने हार मानने की कीमत 28 लाख करोड़ डॉलर तय की है, जिसको अमेरिका ने मान लिया है? क्या वाकई में मान लिया है? सवाल यह भी है कि भारत के कौन कौन से सेक्टर अब रफ्तार पकड़ सकते हैं, कितने जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं और क्या वो निकलने शुरू हो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रूड ऑयल के दाम धड़ाम होने के बाद क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी धड़ाम से नीचे आएंगे? चलिए समझते हैं, क्या हॉर्मुज खुलने से भारत की विकास रफ्तार बढ़ने वाली है? शुरुआत करते हैं उस समझौते के साथ, जो समझौता दरअसल डिजिटली साइन हुआ है। कमाल की बात यह कि उस डिजिटली साइन समझौते पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही हथियार बनाते हुए ट्रंप उसे नकार रहे हैं। लेकिन जरा इन 2 तारीखों पर गौर कीजिए और देखिए जरा। शांति समझौता 15 जून को डिजिटली साइन हुआ है, 15 जून को, जबकि औपचारिक जो साइन होगा वो 19 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर होगा। लेकिन क्या वाकई में उन सब के बीच में 18 तारीख वो बाधा है जिसमें ट्रंप कब यू टर्न ले जाए, अपने बयानों से पलट जाए और 19 तारीख कभी इस शांति समझौते की इतिहास के पन्नों पर दर्ज ही ना हो? जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर फिलहाल 19 जून पर टिकी हुई है। क्या समझौता होगा? क्या शांति होगी? क्या हॉर्मुज खुलेगा? क्या भारत के लिए राहत आगे बढ़ेगी? क्योंकि भारत में अर्थव्यवस्था बेशक दुनिया के टॉप पर बैठी है, लेकिन अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमें अपनी ग्रोथ को 10 से ऊपर ले जाना पड़ेगा। अभी 7.6 के आसपास। लेकिन अमेरिका और ईरान के डील के वो 14 पॉइंट कौन से हैं जिसके बाद फिर भी ये उम्मीद जगी है कि शायद शांति लौट आए? जरा एक एक करके इनको देखिए, उसके बाद इनके मायने समझाएंगे। सबसे पहले ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। इजराइल इसको मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे, इजराइल इस पर भी तैयार नहीं है। अमेरिका इजराइल की तरफ से भी सुरक्षा गारंटी देगा, इजराइल कह रहा हम किसी के गुलाम नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकाबंदी हटाई जाएगी, ईरान कह रहा है कि हम टैक्स नहीं लेंगे, फीस लेंगे। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए दोबारा खोला जाएगा। ईरान के 24 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को अमेरिका जारी करेगा। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा ही जारी होगा। अमेरिका ईरान के तेल, बंदरगाहों और बाकी प्रतिबंधों को हटाने की शुरुआत करेगा। बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। वहीं अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान के आसपास से सैन्य मौजूदगी कम करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% एनरिच यूरेनियम के मुद्दे पर आगे बातचीत होगी और 60 दिन तक आखिरी बातचीत होगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों, राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। ईरान यह कह रहा है कि अमेरिका ने वादा किया है कि 28 लाख करोड़ डॉलर दिया जाएगा, लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। बस इन्हीं के बीच में 15 जून से 19 जून के बीच में जो 18 जून है, 17 जून है, वो संकट की घड़ियां हैं। लेकिन मानकर चलिए ये 14 पॉइंट के साथ समझौता हो गया तो वाकई में कुछ वक्त के लिए शांति होगी, और इसीलिए भारत ने सहमति का स्वागत किया है। और सहमति का स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा इस पर भी एक नजर डालिए। देखिए, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं।
इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक अड़चन पैदा हुई और कई देशों में लोगों की जान गई। भारत को उम्मीद है कि सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की आजादी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि भारत शुरुआत से कहता है कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, भारत बुद्ध के पक्ष में है, भारत शांति के पक्ष में। लेकिन ईरान को अगर यह राहत मिल रही है तो भारत के लिए क्या वाकई में यह एक सुनहरा मौका है? इसको जरा समझिए, क्योंकि भारत ने ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह में अच्छा निवेश किया था, लेकिन इस जंग के बाद भारत की इन योजनाओं पर विराम लग गया है। ईरान भारत के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की वजह से भी अहम है। भारत ने चाबहार में 20 साल के लिए निवेश किया है और इन सभी का भारत को फायदा मिलेगा। अगर भविष्य में ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में बड़ी राहत मिलती है तो भारत को कई आर्थिक और रणनीतिक फायदे हो सकते हैं। ईरान भारत के लिए कच्चे तेल का सस्ता विकल्प हो सकता है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। प्रतिबंध हटने पर भारत फिर से बड़े पैमाने पर ईरानी तेल खरीद सकेगा। बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल के दाम या तो स्थिर होंगे या कम हो सकते हैं और इसका फायदा भारत को ईंधन लागत और महंगाई के मोर्चे पर मिलेगा। बंदरगाह, जो कि चाबहार बंदरगाह है, भारत के लिए मध्य एशिया, यहां तक कि अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार है। अमेरिकी प्रतिबंध हटने से यहां फिर से निवेश बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, जिससे पाकिस्तान को बाईपास कर भारत की क्षेत्रीय पहुंच मजबूत हो। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। भविष्य में गैस, व्यापार और ऊर्जा सहयोग की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। ईरान में भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, दवा उद्योग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और आईटी जैसे सेक्टर में बड़े कारोबारी अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त तंग हाल में है और ईरान इस जंग में लगभग बर्बाद हो चुका है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हॉर्मुज खोलने का भारत को फायदा होगा, एक बेहतरीन फायदा होगा। मोटे मोटे शब्दों में जरा समझे तो जरा देखिए कहां कहां भारत को फायदा हो सकता है। पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे, महंगाई पर नियंत्रण होगा, शेयर बाजार को राहत मिलेगी, रुपया फिर से मजबूत होगा, गैस सप्लाई सुरक्षित होगी। 5 बड़े पॉइंट जो हॉर्मुज खोलने से भारत को फायदा होगा। अब सर एक एक को समझ लीजिए, क्योंकि सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल, क्योंकि तेल सप्लाई बाधित नहीं होगी, कच्चे तेल की कीमत स्थिर होगी, आयात लागत कम होने से ईंधन कीमतों पर दबाव कम होगा, महंगाई पर नियंत्रण होगी, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तेल सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है। शेयर बाजार में बीते 2 कारोबारी दिनों के अंदर ही एक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। रुपया बीते 4 दिनों में मजबूत हो चुका है। वहीं गैस सप्लाई धीरे धीरे और बेहतरीन होगी, क्योंकि भारत खाड़ी देशों से एलएनजी आयात करता है, जिससे बिजली उत्पादन, उर्वरक उद्योग, सीएनजी नेटवर्क सभी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर तेल की कीमतें गिरेंगी तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम वाकई में कम होंगे? जरा फायदा एक बार समझ लीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और जंग की वजह से तेल और गैस के दामों और सप्लाई पर गंभीर असर पड़ा है। इससे भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उस पर थोड़ा सा असर पड़ा है और भारत यकीनन इससे अछूता नहीं रहा। अब जंग रुकने का फायदा भी भारत को होगा, क्योंकि भारत जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है और भारत के 55% तेल और 90% एलपीजी की सप्लाई हॉर्मुज से होती है। क्रूड सस्ता होने से आयात बिल घटेगा, चालू खाता घाटा सुधरेगा और इससे महंगाई काबू करने में मदद मिलेगी। महंगाई कम होने से ब्याज दर में कटौती का रास्ता खुल जाएगा, जिससे लोन सस्ते होंगे। क्रूड सस्ता होते ही डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर सुधर रहा है। अमेरिका ईरान डील की घोषणा के बाद क्रूड ऑयल 5% सस्ता हुआ। 19 जून को डील पर साइन होते हैं तो कच्चा तेल 75 से 78 डॉलर तक आ सकता है। लेकिन क्या इससे पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? क्या वाकई में ऐसा होगा? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन भारत के लिए हॉर्मुज की अहमियत क्या है, जरा एक बार इसको समझ लीजिए। उसके बाद आपको आसान होगा समझना कि क्या वाकई में सीधा और तत्काल प्रभाव इसका पड़ सकता है। इराक से 18%, सऊदी अरब से 14%, यूएई से 11%, कुवैत से 3 से 4%, कतर से एलएनजी का बड़ा स्रोत। दरअसल ये तेल आपूर्ति
करता वो देश है जो हॉर्मुज के रास्ते भारत को सप्लाई करते हैं, और भारत का 55% कच्चा तेल और 90% एलपीजी आयात हॉर्मुज के जरिए ही होता है। इसलिए हॉर्मुज का खुलना ये एक तरीके से भारत की विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देना है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में सोचिए जरा, सिर्फ एक डिजिटल साइन से कच्चा तेल 3 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। शांति समझौते के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। ब्रेंट क्रूड 2.4% गिरकर $81.15 प्रति बैरल के आसपास आ गया और कारोबार के दौरान ये $80.89 के निचले स्तर पर पहुंचा, जो 4 मार्च के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं अमेरिकी वीटीआई क्रूड 2.8% टूटकर $78.53 प्रति बैरल पर आ गया। कारोबार के दौरान ये $78.27 तक भी फिसला, जो 10 मार्च के बाद का सबसे निचला स्तर है। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार को उम्मीद है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने से वैश्विक तेल आपूर्ति में रुकावट नहीं आएगी, और यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अब जरा एक बार दाम देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर इस सवाल का जवाब चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस युद्ध से पहले ब्रेंट क्रूड के दाम क्या थे, इस जंग के दौरान किस हाई को छूकर आए हैं, और वर्तमान में ब्रेंट क्रूड के दाम क्या है। जरा एक नजर इस पर डालिए और देखिए। अगर बात करें फरवरी की, जंग की शुरुआत में जब उस वक्त $70.45 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड के दाम थे, अप्रैल के अंदर आप सोचिए $115 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए, जबकि 1 जून को ये $98 प्रति बैरल थे और 16 जून को ये $83 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये कि अगर इसको हम सामान्य स्थिति में भी देखें फरवरी के आसपास, तो फरवरी के मुकाबले भी वर्तमान में $13 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड के दाम ज्यादा है। अब सोचिए, जब यही स्थिति सामान्य नहीं हुई तो क्या वाकई में पेट्रोल डीजल के दाम में, एलपीजी के दाम में कोई कटौती हो सकती है? यह संभावना क्या वाकई में है? इस सवाल का जवाब दें उससे पहले सबसे जरूरी यह है कि जो खाड़ी के अंदर 34 जहाज फंसे हुए हैं, क्या वो वापस आ रहे हैं? क्योंकि आप सोचिए, आपकी क्रूड ऑयल की सप्लाई, काफी हद तक गैस की सप्लाई, यूरिया की, उर्वरक की सप्लाई, ये सब जहाजों के जरिए है, और इसलिए जहाजों की सामान्य आवाजाही जब तक नहीं होगी तब तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए समझिए, खाड़ी के अंदर जो 34 जहाज फंसे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के तुरंत बाद दिशा नाम के भारतीय एलएनजी टैंकर ने सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार किया। दिशा ऐसा करने वाला पहला भारतीय व्यापारिक जहाज बना। दिशा 62,370 टन एलएनजी लेकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आगे बढ़ चुका है। यह जहाज 18 जून को गुजरात के देह पोर्ट पहुंचेगा। दिशा के सुरक्षित हॉर्मुज पार करने से उन 34 भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों को उम्मीद मिली है जो अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और भारतीय की रवानगी का इंतजार कर रहे हैं कि हम भारत हैं और भारत की तरफ रवानगी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो 34 जहाज फंसे हैं, इनमें से 16 जहाज का आंकड़ा सामने आया है। उन 16 जहाजों के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, जरा एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए। जो 16 जहाज फंसे हुए हैं, 34 में से उनमें उर्वरक है, जिनमें से 8 के अंदर यूरिया है, 4 के अंदर डीएपी है, 3 के अंदर सल्फर है और 1 के अंदर अमोनिया है। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के अंदर मानसून चल रहा है और मानसून के दौरान खाद की जरूरत पड़ती है। तो क्या एक बड़ा संकट इससे टल जाएगा? हालांकि भारत सरकार पहले ही बोल चुकी है कि पिछले साल का जो कंजप्शन था उसे कहीं ज्यादा हम स्टोर करके पहले से ही रखे हुए हैं। लेकिन हॉर्मुज खुलने से किस किस सेक्टर को फायदा होगा और कितना कितना फायदा होगा, जरा एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए। अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो 20 से 30% के आसपास की ग्रोथ संभावित है। सिरेमिक के अंदर 18 से 26% के आसपास, इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर 25 से 30%, बासमती चावल के अंदर 10 से 20%, जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर 10 से 15%, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स के अंदर 10 से 15%, ऑटो पार्ट्स के अंदर 8 से 15% की ग्रोथ संभावित है। इन सेक्टर को इतना फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि 2024 में हॉर्मुज से भारत में करीब 62
बिलियन डॉलर का सामान निर्यात हुआ था वाया हॉर्मुज। 62 बिलियन डॉलर के आसपास का निर्यात हुआ था और ये वो सेक्टर है जिनको हॉर्मुज खुलने से सीधा फायदा हो सकता है। लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, क्या कल्पना की जा सकती है, क्योंकि खमेनेई ने यही सपना देखा कि वो परमाणु हथियार संपन्न देश होंगे। आईआरजीसी इसी सपने के लिए लड़ रही है, ईरान इसीलिए बर्बाद हुआ है। उसके बावजूद जरा देखिए क्या वाकई में यह मुमकिन है। ट्रंप क्या कह रहे हैं, मैं सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं करता, मेरी प्राथमिकता सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ईरान इसको स्वीकार कर रहा है? इसको समझने के लिए जरा समझिए यूरेनियम पर नियम क्या होंगे और यूरेनियम पर किस तरीके के नियम लग सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया शांति वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान के समृद्ध यूरेनियम स्टॉक का भविष्य बन गया है। दोनों पक्ष संभावित समझौते के तहत डाउन ब्लेंडिंग की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। डाउन ब्लेंडिंग में उच्च समृद्ध यूरेनियम को कम समृद्ध यूरेनियम के साथ मिलाकर उसकी U-235 सांद्रता घटाई जाती है और इससे सामग्री हथियार बनाने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ईरान ने पहले भी इसे 3.67% तक पतला करने का ऑफर दिया था, लेकिन उस दौरान अमेरिका ने ठुकरा दिया था। तो अब जरा देखिए डाउन ब्लेंडेड करने का प्रस्ताव क्या है। ईरान वर्सेस अमेरिका की बात करें तो इजरायल युद्ध 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ। तभी से अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम खत्म करे या उसे ईरान से बाहर कहीं रख दे। ईरान अपने उच्च समृद्ध यूरेनियम को हाथ नहीं लगाने देना चाहता। वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ताओं और संभावित समझौते का अहम हिस्सा ये एनरिच यूरेनियम ही है। ईरान के पास लगभग 450 किलो यानी कि 60% समृद्ध यूरेनियम का स्टॉक है, जो हथियार ग्रेड के करीब है। अमेरिका चाहता है कि इसे हटाया जाए या नष्ट किया जाए, जबकि ईरान इसे अपने देश में ही IAEA की निगरानी में डाउन ब्लेंड करने का प्रस्ताव दे रहा है। तो जरा समझिए डाउन ब्लेंडिंग क्या होता है, क्योंकि इसके साथ ईरान भी मान सकता है और अमेरिका भी। उच्च समृद्ध यूरेनियम जैसे कि 60% U-235 को कम समृद्ध यूरेनियम जैसे कि 3 से 5% या 20% तक में मिलाकर पतला करने की प्रक्रिया, और जब ये ऐसा होता है तो फिर इसे परमाणु हथियार नहीं बनते। लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब हो जाता है, इससे आप ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मसलन आप एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। डाउन ब्लेंडिंग कैसे होती है जरा इसको भी समझिए। इसमें हाई एनरिच यूरेनियम को प्राकृतिक या कम समृद्ध यूरेनियम के साथ मिलाया जाता है, जिससे परमाणु हथियार बनाने लायक रहता ही नहीं है, लेकिन नागरिक परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। यह परमाणु अप्रसार का एक सुरक्षित और अपरिवर्तनीय तरीका माना जाता है, और शायद ईरान और अमेरिका दोनों शायद इस पर मान जाए, क्योंकि ईरान के पास यह स्कोप रहेगा कि वो चोरी छुपे इसे एनरिच कर ले, और अमेरिका के पास यह स्कोप रहेगा कि उसने परमाणु हथियार बनाने की जो टाइमलाइन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है और ईरान को कई साल पीछे छोड़ दिया है। ईरान के पास जो हाई एनरिच स्टॉक है, क्या वो वर्तमान में बरकरार है, और क्या ये जो बार बार शांति समझौते हो रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह यही है कि अमेरिका ये जानना चाहता है कि वो कहां है? क्योंकि अगर अमेरिका के हाथ एक बार ये एनरिच यूरेनियम लग गया तो शायद ये जंग बहुत अलग दिशा ले सकती है। जून 2025 के अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा, ये सच है, लेकिन उसका HEU स्टॉक यानी कि हाई एनरिच यूरेनियम स्टॉक बरकरार माना जाता है। अमेरिका अब इसे हटाने या डाउन ब्लेंड करने पर जोर दे रहा है ताकि ईरान की ब्रेकडाउन टाइम को बढ़ाया जा सके। रक्षा सचिव पेटे हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि ईरान अपना हाई एनरिच यूरेनियम नष्ट करे, हटाए या डाउन ब्लेंड करे। इसमें IAEA इंस्पेक्टर्स की भूमिका हो सकती है। इस समझौते के साथ ईरान को तेल निर्यात और कुछ सैंक्शंस पर राहत मिल सकती है, जबकि अमेरिका न्यूक्लियर अप्रसार और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है। 60 दिनों की वार्ता में विस्तृत तंत्र तय होगा। हालांकि इजरायल और कुछ अमेरिकी आलोचक पूर्ण हटाने या सख्ती पर जोर दे रहे हैं। सफलता IAEA की सत्यापन क्षमता और दोनों पक्षों के विश्वास पर निर्भर करेगी। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके जहन में है कि 115 से क्रूड ऑयल गिरता गिरता
$80-82 प्रति बैरल आ चुका है। क्या भारत में पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में कमी आएगी? अब जरा इस सवाल के जवाब को आंकड़े के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, दरअसल सबसे पहले तेल कंपनियों की बात करते हैं। तेल कंपनियों का जो घाटा इस युद्ध के दौरान हुआ है वो बताया जा रहा है 1 लाख करोड़ के आसपास का। सरकार को जो एक्साइज घटाने से घाटा हुआ है, जो 10 रुपए के आसपास 27 मार्च को घटाई थी, उससे अब तक 14,000 करोड़ का घाटा हो चुका है और 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ के आसपास के घाटे का अनुमान है। जबकि जो ऑयल रिजर्व में कमी है वो 40% के आसपास की ऑयल रिजर्व में कमी आई है। अब जरा सोचिए, 27 मार्च को सरकार 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाती है। 10 फरवरी से सब कुछ चल रहा है। मई के दौरान पेट्रोल प्राइस हाइक होते हैं, यानी कि जंग शुरू होने के 2 से 2.5 महीने बाद। तो कैसे यह सोचा जा सकता है कि जंग खत्म होगी, अचानक से क्रूड ऑयल के दाम घटेंगे और पेट्रोल डीजल के दाम भी घट जाएंगे? इसको लेकर हरदीप पुरी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये क्रूड ऑयल के दाम स्थायी रहते हैं, यानी कि 75 से $80 प्रति बैरल के आसपास रहते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, तो उसके बाद प्राइस कट किया जा सकता है। उनका मतलब है कि पहले तेल कंपनियां अपना प्रॉफिट कमाएंगी, फिर जो सरकार को एक्साइज ड्यूटी से नुकसान हो रहा है वो एक्साइज ड्यूटी से नुकसान की भरपाई होगी। उसके बाद जो रिजर्व ऑयल है उसको वापस 100% की कैपेसिटी के साथ लाया जाएगा। उसके बाद आम आदमी को राहत दी जा सकती है। वैसे आप जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल के बाद हमें जो पेट्रोल डीजल मिलता है और जिसके हम 100 रुपए देते हैं, उसमें से लगभग 52 रुपए ड्यूटीज और बाकी प्रॉफिट में निकल जाता है। 48 पैसे के आसपास या 48 रुपए के आसपास ही उसकी एक्चुअल कीमत आती है। लेकिन अब क्योंकि हम शुरू में कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समझौता हॉर्मुज में ही डूब के मर जाए, क्योंकि ईरान को जो 28 लाख करोड़ रुपए देने की बात सामने आई थी उस पर ट्रंप मुकर गए। डिजिटली साइंड एमओयू में जो शर्तें सामने आई, डिजिटली प्लेटफॉर्म पर ही ट्रंप मुकर गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए देने की बात को फर्जी बताया। ट्रंप ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं कि यह विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स की तरफ से फैलाई गई झूठी खबर है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि समझौता होने पर अमेरिका ईरान को आर्थिक मदद के तौर पर करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगा। ट्रंप ने फ्रांस में कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात में यह बात कही। अमेरिका अभी ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान में कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे, लेकिन हमें भविष्य में कभी भी वहां जाकर निवेश करने का अधिकार हो। ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को लेबनान मुद्दे पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दी। ट्रंप ने कहा कि मैं ना होता तो इजरायल ना होता। किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के लिए उतना नहीं किया जितना मैंने किया है। और ये जो मैं है ट्रंप का, इस मैं के चक्कर में ही ये जंग आगे बढ़ी है और हॉर्मुज के अंदर आज भी डेडलॉक बना हुआ है। इसलिए दुनिया में कोई नहीं जानता कि ट्रंप सुबह उठते ही क्या करने वाले हैं, क्या बयान देने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि डिजिटल सिग्नेचर एमओयू डिजिटली ही रह जाए। लेकिन यह तय है कि अगर हॉर्मुज खुलता है तो भारत की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। महंगाई तात्कालिक तौर पर ही 0.25 से 0.5% के आसपास महंगाई दर गिरती नजर आ सकती है और भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान जो लगाया गया है उसमें लगभग 0.6 से 0.7% की ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।